हेलो डियर, तो आज हम आ चुके हैं आप सभी के लिए, जितने भी हमारे फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबके लिए जो है हम यहाँ पे आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट ईयर बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आए हैं। ये है आपका FON के ऊपर। क्या चीज़ है? FON के ऊपर है। तो जो है आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा। जैसा कि आप लोग प्रश्न देख भी रहे हैं, प्रश्न क्या है आपका कि हाथ धोने से क्या आस है, मतलब क्या मतलब है हाथ धोने का, और हाथ धोने की प्रक्रिया को समझाए। एक क्वेश्चन जो है पिछले बार बिहार या राजस्थान किसी एक में जो है पूछा भी गया था, 5 से 10 नंबर में, शायद 5 या 10 नंबर में पूछा गया था, बट पूछा जरूर गया था कि हाथ धोने की प्रक्रिया को समझाए या स्टेप को समझाए, और जो है हाथ धोने का क्या मतलब है इसको बताए। तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको आज हम लोग देखेंगे। दूसरा जो प्रश्न लिए हैं वो लिए हैं सीट बाथ। जी हाँ दोस्तों, सीट बाथ जो हम लोग लिए हैं वो हम लोग आज देखने वाले हैं। और एक प्रश्न लिए हैं कि इंजेक्शन देने में नर्स का क्या क्या जो है जिम्मेदारियां होनी चाहिए, इंजेक्शन देते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए एक नर्स को इंजेक्शन देते समय। तो ये क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है, और एक क्वेश्चन है सीट बाथ, तो सीट बाथ भी आपका पूछा जा चुका है। चलिए हम लोग आज देखते हैं तीनों प्रश्न को, बहुत ही अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। और जो लोग को यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होता हो तो यहाँ वीडियो देखने के बाद एक बार जाके आप क्या कीजिए, RM नर्सिंग पर क्या कीजिए, जाकर एक बार rmnursingblogspot.com पर जाके पढ़िए जरूर। जी हाँ दोस्तों, वीडियो देखने के बाद 5 मिनट के लिए क्या कीजिए, rmnursing.blogspot.com पर जाके जरूर पढ़े। ठीक है, चलिए, और PDF भी वहीं पे मिलता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम आते हैं। प्रश्न मेरे को क्या है, देखिए उत्तर यहाँ पे है, हाथ धोने का क्या आस है, हाथ धोना होता क्या है, हैंड वॉशिंग। ठीक है, चलिए, तो नॉर्मली आप लोग तो समझते हैं कि हाथ क्यों धोआ जाता है, हाथ धोने का क्या प्रक्रिया होगा। तो हाथ इसलिए धोआ जाता है कि कोई भी काम जब इससे हम किसी व्यक्ति को ट्रीटमेंट देने जाएंगे या किसी को ड्रेसिंग वगैरह करेंगे तो उसके करने से पहले भी हाथ धोते हैं और करने के बाद भी हाथ धोते हैं। ताकि करने से पहले क्यों धोते हैं, ताकि जो पहले से अगर हमारे हाथ में कोई इन्फेक्शन हो तो उस व्यक्ति को इन्फेक्शन ना लगे, और करने के बाद जो है स्वयं की सुरक्षा के लिए धोते हैं, ताकि जो है उससे जो भी चीज़ें हमने किया उस पर अगर संक्रमण हो तो संक्रमण खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए फिलहाल देखते हैं। देखिए, हाथ धोना एक महत्वपूर्ण विधि है जो कि संक्रमण को फैलने से रोकती है। वही चीज़ें मैंने बताया कि हाथ धोना एक क्या है, हाथ धोना एक विधि है जिसमें अलग अलग तरीक़ों से हाथ धोने का भी एक प्रक्रिया है। अब ऐसा नहीं है कि हाँ नॉर्मली हम साबुन लेकर और ऐसे वैसे करके साफ़ कर लिए। इसका भी एक टेक्निक है, इसका भी एक विधि है जिसको जो है सब लोग अच्छे से हाथ धोते भी नहीं है। ठीक है, और नॉर्मली यह जो है संक्रमण को फैलने से रोकता है। ठीक है, चलिए, हाथ धोना संक्रमणों की रोकथाम की बहुत कारगर उपाय है। अब हाथ धोकर जो है संक्रमण को रोकथाम करने के लिए जो है यह बहुत कारगर उपाय होता है कि अगर आप हाथ धोकर साफ़ सुथरे से काम को करते हैं तो जो संक्रमण फैलना है वो बहुत हद तक कंट्रोल में होगा। ठीक है, हाथ धोने में यांत्रिक एवं रासायनिक दोनों क्रियाएँ शामिल हैं। हाथ धोने में जो है यांत्रिक और जो है रासायनिक दोनों क्रियाएँ शामिल है, मीन्स मैकेनिकल और केमिकल दोनों प्रकार के जो है क्रिया यहाँ पे शामिल होता है हाथ धोने में। समझ गए? हाथ साफ करने हेतु आपस में रगड़ना एवं हाथों पर निरंतर जल गिरना एक यांत्रिक क्रिया कहलाती है। यांत्रिक क्रिया समझ गए? जैसे ऊपर में कहा है कि हाथ धोना यांत्रिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार की क्रिया है। तो यांत्रिक क्रिया कैसे हो गया? तो जैसे हाथ पर नल खोलेंगे, नल से जो है हाथ पर जल गिराएंगे और हाथ को जो है आपस में रगड़ेंगे तो वो क्या कहलाता है? यांत्रिक क्रिया कहलाता है। वो आपकी यांत्रिक क्रिया होता है। जबकि हाथ धोने में साबुन का इस्तेमाल करना जिससे सूक्ष्म जीवों, तेल, धूल एवं मैल को निकालने में सहायता मिलती है, रासायनिक क्रिया कहलाती है। अब देखिए, चूँकि हाथ पर जो जल गिरा के आप खुद से जो रगड़ रहे हैं तो वो हो गया आपका यांत्रिक क्रिया। और जो हाथ में आप सीधा थोड़ी ना कि पानी से सीधा हाथ को आप दोनों हाथ को आपस में आप रगड़िएगा। इसके लिए जो है कोई साबुन, शैम्पू या कोई भी ऐसे सॉल्यूशन होगा जिससे हाथ साफ़ होता हो, तो वो चीज़ लेकर हाथ को आप रगड़ेंगे जिससे धूल, कण और जीव, मैल ये सब आदि निकलेगा। तो ये सब जो है आपका किसी चीज़ के इस्तेमाल करके और सूक्ष्म जीव उससे हटेगा तो वो होता है रासायनिक क्रिया। और जो है सिर्फ हाथ रगड़ेंगे पानी के हिसाब से तो वो होगा क्या चीज़? यांत्रिक क्रिया। दोनों समझ गए कि हाथ धोना एक यांत्रिक और रासायनिक क्रिया है। ठीक है, चलिए
उसके बाद है कि हाथ धोने में साबुन का इस्तेमाल करना जिससे सूक्ष्म जीवों, तेल, धूल एवं मैल को निकालने की सहायता मिलती है, रासायनिक क्रिया कहलाती है। अब चूंकि जो हाथ धोया जाता है उसमें सीधा अगर आप पानी लेकर हाथ धो लेंगे तो बहुत सारे जो है तैलीय चीज़ जो हाथ में लगा होगा या बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीव है जो आपके हाथ में चिपक जाएंगे और जो है हाथ से जो जल से नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो ऐसे में जो है ये क्या है, रासायनिक साबुन वगैरह जो होता है ये रासायनिक क्रिया के द्वारा ही बना होता है। तो इसका इस्तेमाल करने से जो धूल कण और जो तैलीय पदार्थ होता है, जो मैल होता है, वो आपके निकल जाएगा। समझ गए बात? देखो चलिए, सावधानी पूर्वक हाथ धोने से जीवाणु की संख्या कम आती है और संक्रमण होने से बच सकता है। देखिए, अब हाथ धोने में भी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो हो सकता है आप ध्यान इधर रहेगा, हाथ उधर धोएंगे तो हो सकता है उस पर का जो छींटा होता है आपके देह, मुंह, नाक पर पड़े और वो संक्रमण फैला सकता है। तो इसलिए हाथ धोने के जो सावधानी पूर्वक हाथ धोते हैं तो उससे जो जीवाणु है उसका संख्या कमेगा और संक्रमण से बचेंगे। तो ये हाथ धोने का आज से मतलब होता है। अब देखिए, हमने यहाँ पर आपको बताया, चलिए देखते हैं। ये हो गया आपका फिगर। देखिए फिगर क्या है, नल खोला, हाथ पर, दोनों हाथ पर पानी लिया, पानी लेकर जो मैंने बताया साबुन या कोई सॉल्यूशन हो, डिटॉल वगैरह का आता है ना, हैंड वाश, तो ये हो गया। यहाँ पे पानी लिया, हैंड वाश रखा और अगला स्टेप है कि दोनों हाथ पर एक दूसरे को रगड़ करेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हाथ रगड़ हो जाएगा तो दोनों हाथों के उंगलियों को फंसा कर जो है उसको साफ़ किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि यहाँ पे इसके नीचे वाला है ए, देखिए अब दोनों जो है हाथ को आराम से साफ़ कर रहा है। उसके बाद ए नाखून को साफ़ कर रहा है यहाँ पे। उसके बाद है ए हाथ के ऊपर वाले भाग को साफ़ कर रहा है, देख रहे हैं ना। उसके बाद है इसको जो है दोनों हाथ को जो है यहाँ पे नाखून से घसीट कर जो है यहाँ पे साफ़ किया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है धूल कर मैल बैठा हो तो एक खरोचने से हो जाएगा साफ़। उसके बाद यहाँ इसके नीचे है, यहाँ पे देखिए अब ये हाथ के थोड़ा ऊपर तक धोते हैं, यहाँ पे जो कलाई है कलाई के थोड़ा ऊपर तक धोते हैं। अब जब साफ़ कर लेते हैं साबुन से तो जो ये सब चीज़ प्रक्रिया इस तरीक़ा से साफ़ कर लेते हैं तो उसके बाद नल हम खोलते हैं। नल का जो है क्या करेंगे, दोनों हाथ धोएंगे और दोनों हाथ अच्छे से धोने के बाद जो है एक तौलिया से, टॉवेल से क्या करेंगे, हाथ साफ़ कर लेंगे और उसके बाद देखिए हाथ क्लीन हो गया, ठीक है। ये चीज़ इतना प्रोसेस होता है, ठीक है। नाखून वगैरह, खरोचने वगैरह हाथ के ऊपर, हाथ के कलाई, दोनों उंगलियों को बीच में रगड़ करके सॉफ्ट करके, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब एक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। ऐसे हाथ को धोया जाता है। तो हाथ धोना आप लोग समझ गए कि होता क्या है, हाथ धोना क्या है। तो हाथ धोना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों से और संक्रमण बीमारियों से जो है रोकथाम में बहुत हद तक जो है ये कारगर होता है। हाथ धोना जो है एक रासायनिक और एक क्या है, यांत्रिक क्रिया शामिल होता है। रासायनिक क्या है, तो साबुन लगा के हाथ धोएंगे तो हो जाएगा आपका रासायनिक क्रिया या कोई भी हैंड वॉश के थ्रू। और यांत्रिक क्रिया कौन हो जाएगा, तो जल गिरा के हाथ को रगड़ेंगे तो वो हो जाएगा क्या चीज़, यांत्रिक क्रिया। समझ गए? चलिए इतना आप लोग समझ गए। और यही है कि सावधानी पूर्वक अगर हाथ धोते हैं तो जो जीवाणुओं की संख्या है उसमें कमी आता है और संक्रमण होने से बचता है, ठीक है। उसके बाद हाथ धोने के संक्रमण, यही सब चीज़ें हैं। और हाथ बहुत ही अधिक विधि है, अच्छा विधि है हाथ धोना, तो ये सब तो हम पढ़ ही चुके हैं। चलिए अब हम इसके प्रक्रिया को देखते हैं कि जो हाथ धोने की प्रक्रिया है वो कैसे कैसे होगा, ठीक है। चलिए देखिए, हाथ के नाखूनों को काट ले तथा हाथों के आभूषण, घड़ी, अंगूठी आदि निकाल दें। देखिए हाथ धोते समय जो आपके अगर नाखून बड़े बड़े हैं तो उस नाखून को काट ले, ठीक है। कोई अगर अंगूठी वगैरह पहने हैं, घड़ी वगैरह पहने हैं, कोई आभूषण वगैरह अगर हाथ में पहने हैं तो उसको निकाल दे, ताकि जो है आपके घाव, अगर मान सकते हैं हाथ हम धोएंगे रगड़ रगड़ कर तो हो सकता है अंगूठी वगैरह पहने हैं तो हो सकता है उससे छिल जाएगा और उससे घाव हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए ये सब चीज़ों को निकाल देना चाहिए हाथ धोने की प्रक्रिया में। नेक्स्ट है नल खोलें और हाथों एवं अग्र भुजाओं को पानी से गीला करें और धोएं। जैसा कि ऊपर हम लोग फिगर में देखे हैं कि नल खोले थे और हाथ को, दोनों हाथ को अच्छे से क्या किए, गीला करने के लिए पानी से हाथ, अगर पानी से पहले जो है हाथ गीला करेंगे, जो हमारा हाथ है उसके आगे तक के भाग को जहाँ तक साफ़ करना हो, ठीक है। ये चीज़ हो गया। उसके बाद देखिए हाथों को सदैव कोहनियों से नीचे रखें। हाथों को सदैव कोहनियों से नीचे रखें क्योंकि हाथ कोहनियों की तुलना में अधिक संदूषित होते हैं, इसलिए पानी का प्रवाह कम दूषित भाग से अधिक दूषित भाग की ओर होना चाहिए। देखिए
यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रहा है कि जो हाथ धोना चाहिए उसमें जो कोहनी होना चाहिए हमारे हाथ का वो कहाँ होना चाहिए, कोहनी ऊपर होना चाहिए, और जो भी भाग हम धो रहे हैं वो नीचे होना चाहिए। क्योंकि अगर हाथ ऊपर करके धोएंगे तो कोहनी नीचा हो जाएगा, तो ऊपर का पानी क्या हो जाएगा, नीचे तक हमारे जो है हाथ के थ्रू कोहनी तक आ जाएगा। जबकि जितना ऊपर ऊपर जाएंगे हाथ के वो कम भाग होगा संदूषित, ज़्यादा संदूषित तो वही ना भाग होगा जहाँ से हम करेंगे काम करते हैं। तो दोनों हथेली से लेकर उस हल्का ऊपर तक ज़्यादा संदूषित मतलब ज़्यादा संक्रमित हो सकता है। तो इसलिए जो है हाथ को क्या करेंगे, हाथ का जो भाग है वो ऊपर करेंगे, केहनी के भाग नीचा रहेगा, कोहनी का भाग ऊपर रहेगा और हाथ के भाग नीचा रहेगा, ताकि जो केहनी हो वो केहनी की तरफ पानी ना जाए, आगे की तरफ ही पानी रहे। ठीक है, समझ गए। चलिए, चिकित्सीय अपतुता में कम संदूषित भाग यानी कोहनी से अधिक संदूषित भाग की ओर हाथ धोनी चाहिए। वही मैंने बताया कि कम संदूषित मतलब कम संक्रमण होता है केहनी का जो भाग होता है ऊपर होता है। अब ये ऊपर होता है तो इधर जो है इधर से तो काम कम होता है, तो इसलिए इधर जो है संक्रमण कम होता है, और हथेली वाला जो भाग है उधर संक्रमण ज़्यादा होता है, क्योंकि काम तो उधर हथेली वाला भाग से ही ना करते हैं, तो उधर संक्रमण ज़्यादा होगा। तो जो चिकित्सीय अपतुता में जो हाथ धोएंगे, ये हाथ जो होगा वो किधर होगा, वो आपका जो हथेली वाला भाग होगा नीचे की तरफ करके धोएंगे, और केहनी ऊपर की साइड होगा। अगर केहनी नीचा होगा तो हथेली ऊपर हो जाएगा, तो ऊपर का जो पानी होगा वो ऊपर के पानी जो है हाथ के थ्रू नीचा केहनी की तरह केहनी के नीचे से गिरने लगेगा। होता है ना, देखते होइएगा कि जब केहनी नीचे कर लेते हैं और हाथ ऊपर हो जाता है तो उसमें जो पानी लगा रहता है वो हमारे जो है हाथ के थ्रू नीचे केहनी में है वो केहनी के होकर गिरने लगता है। तो इससे क्या हो जाता है, तो इस संक्रमण जो है वहाँ से लेकर यहाँ तक फैल जाएगा। तो यही चीज़ों को यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, समझ गए। चलिए, ये सब प्रक्रिया है कैसे कैसे आप हाथ धो सकते हैं। अब हाथ पर साबुन लगाएं और अच्छे से साबुन लगाकर रगड़ें। अब हम लोग पानी गिरा चुके हैं, भिगा चुके हैं। भिगाने में हम लोग देखे हैं कि केहनी को नीचे करेंगे और केहनी को ऊपर करेंगे, और हाथ का जो भाग है वो आगे करें नीचे करेंगे और अच्छे से भिगा लेंगे। इससे होगा कि जो केहनी हाथ भिगाएंगे उसका पानी केहनी की तरफ नहीं आएगा, और जो है संक्रमण जो है उधर ही रहेगा, हाथ की तरफ ही रहेगा। समझ गए, इसलिए हाथ को ऐसे भिगाएंगे। अब हाथ को भिगा लिए तो उस पर क्या करेंगे, साबुन या हैंड वाश लगाकर अच्छे से रगड़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, नाखूनों के अंदर मैल को निकालने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करें। अब नाखून के अंदर कोई मैल अगर बैठा है तो उससे जो है ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। प्रक्रिया समझ रहे हैं ना। पहला प्रक्रिया था कि आभूषण वगैरह निकाल देंगे, दूसरा था कि हाथ को इस प्रकार से धोएंगे कि केहनी ऊपर हो और हाथ आगे हो। क्यों, क्योंकि केहनी की तरफ पानी वापस ना आए, इसलिए वो चीज़ हो गया। अब हाथ अगर अच्छे से भिगा लिए तो अब हाथ पर साबुन लगा के अच्छे से रगड़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप है कि नाखून के अंदर जो मैल अगर बैठा होगा तो उसको ब्रश से का इस्तेमाल करेंगे निकालने के लिए। उसके बाद है कि हाथों को अच्छे से रगड़ कर धोए, अंगुलियों के बीच में प्रत्येक अंगुली को अलग अलग रगड़े एवं धोए। अब चूँकि नाखून को हम लोग यहाँ पे साफ़ कर चुके हैं ब्रश से, तो अब अगला स्टेप होगा कि दोनों हाथ के आपस में अंगुलियों को एक दूसरे के बीच में प्रत्येक बीच में रख के और अच्छे से रगड़ करके धोएं। तो इससे होगा क्या कि जो है आपके सभी अंगुली के बीच भी संक्रमित हो जाएगा। नॉर्मली हाथ धोते हैं तो बहुत लोग जो है अंगुली में अंगुली फंसा के जो है नहीं धो पाते। इससे होता है कि हाथ तो धुल जाता है लेकिन अंगुली के बीच में जो संक्रमण होगा वो रह सकता है। तो इसीलिए जो है सभी अंगुली के बीच में हाथ फंसा कर धोना चाहिए। समझ गया। चलिए, दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे के सामने रखकर अंगुलियों को आपस में फंसाकर साफ करें। वही चीज़ें हैं कि दोनों हाथों को हथेलियों को एक दूसरे के सामने चिपका कर और जो है क्या करना चाहिए, सामने रखकर अंगुलियों को आपस में फंसाकर साफ़ करनी चाहिए। ये सब प्रोसेस है। जो अंगुली से अंगुली फंसेगा तो जो है गह में जो है साफ़ होगा। ठीक है। चलिए, दाएं हाथ से बाएं हाथ के अंगूठे पकड़कर रगड़े। दाएं हाथ से बाएं हाथ के जो है अंगूठे पकड़कर रगड़े। इसी तरह बाएं हाथ से दाएं हाथ के अंगूठे को रगड़े। यहाँ पे कह रहा है दाएं को बाएं अंगूठे से रगड़े और बाएं को जो है दाएं अंगूठे से रगड़े पकड़कर, ताकि जो है आपका सब जो है अच्छे से साफ़ हो जाएगा। ठीक है। हाथों को कोहनियों के स्तर के नीचे रखते हुए अच्छी तरह से पानी से धोए और अतः पानी कोहनियों के हाथों तक नीचे की ओर बहना चाहिए। ठीक है। देखिए, हाथों को कोहनियों के स्तर के नीचे रखते हुए अच्छी तरह से धोए। मतलब जो केहनी होगा, केहनी के स्तर के नीचे जो है मतलब केहनी ऊपर होगा और हाथ नीचे होगा, ताकि जो भी हाथ धोएंगे वो केहनी से नीचे नहीं जाएगा, केहनी के जो है आगे की ओर बह जाएगा। अतः पानी केहनियों से हाथ तक नीचे की ओर बहना चाहिए। मतलब क्या कर रहा है कि जो पानी हो वो केहनी से नहीं गिरे। वो केहनी हम ऊपर रखेंगे तो केहनी से धोएंगे तो जो है वो आगे की तरफ हाथों से नीचे गिरेगा। ठीक है, केहनी की तरफ से नहीं गिरेगा। ये चीज़ें जो है ये सब टेक्निक है। तो ये टेक्निक है, आप लोग समझिए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए,
यहाँ पे देखिए और स्टेप है, नल को बंद करने के लिए पेपर टॉवल का उपयोग करें। अब नल को बंद करने के लिए क्या करें, पेपर टॉवल का उपयोग करें। हाथों को धोकर ऊपर की तरफ रखें, हाथों को धोकर जो है ऊपर की तरफ रखें। भुजाओं और हाथों को केहनियों से प्रारंभ कर हाथों की ओर लाते हुए स्वच्छ तौलियों से पोंछकर सुखा लें एवं टॉवल जो है अलग रख दें। अब क्या करेंगे, नल को बंद कर देंगे, हाथ को धोकर ऊपर की ओर रखेंगे। अब नल बंद कर दिए हैं तो अब हाथ हम चूँकि धो चुके हैं, हाथ धो चुके हैं तो जो है अब हाथ को जो है ऊपर की तरफ रखेंगे और उसके बाद है कि भुजाओं और हाथों को केहनियों से प्रारंभ होकर जो है हाथ को और लाते हुए जो है स्वच्छ तैलियों से जो है पोंछकर सुखा ले एवं टॉवल अलग रखते। अब ये टॉवल जो है साफ़ करने का, टॉवल से पोंछने का ये क्या है, जरिया है। यहाँ पे आप लोग लिखेंगे जो कि भुजा और हाथों को केहनियों से प्रारंभ करके, मतलब ऊपर की तरफ से हाथ, पानी क्या था, पानी से धोएं तो हाथ को भिगाए, हाथ से हल्का ऊपर की भाग को, जबकि जो तौलिया होगा, तौलिया से जो है क्या करेंगे, ऊपर केहनी की तरफ से पोंछते हुए सामने हाथ की तरफ तक लाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट है आपका देखिए यहाँ पे, हाथ धोने के बाद यदि संयोगवश किसी वस्तु से हाथ स्पर्श हो जाए तो संपूर्ण प्रक्रिया दोहरानी चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर हाथ धोने में अगर संयोगवश आप हाथ धो रहे हैं, आपका हाथ जो है धो चुके हैं और फिर से किसी और वस्तु से जो है टच हो जा रहा है, तो उस अवस्था में इस सारे प्रोसेस को फिर से दोहराना चाहिए। क्या प्रोसेस था, तो प्रोसेस था कि आगे हाथ में जो भी आभूषण वगैरह है निकाल दे, उसके बाद जो भी हाथ को भिगाएंगे, हाथ को कैसे भिगाएंगे, तो हाथ के आगे वाले भाग को नीचे रखेंगे और केहनी के ऊपर रखेंगे ताकि जो जल हो भिगोने के बाद केहनी के थ्रू नहीं गिरे, ये चीज़ें हैं। उसके बाद साबुन या हैंड वाश लेंगे, अच्छे से रगड़ेंगे और उसके बाद दोनों हाथ के बीच में उंगलियों को फंसा कर रगड़ेंगे। उसके बाद नाखून से, नाखून को साफ़ करने के लिए ब्रश लेंगे। जब नाखून के लेने के लिए ब्रश हो जाएगा तो उसके बाद है क्या करेंगे कि दोनों हाथ को एक दूसरे के सामने रखकर और दाएं हाथ के बाएं हाथ से और बाएं हाथ के दाएं हाथ के अंगूठे से साफ़ करेंगे। इस प्रकार से जो है चीज़ें करेंगे और उसके बाद पानी को अच्छे से, क्या जब ये चीज़ें हो जाएगा तो पानी से अच्छे से क्या करेंगे, हाथ के ऊपर वाले भुजा से लेकर नीचे तक जो है पानी से अच्छे से धोएंगे। जो केहनी होगा वो क्या होगा, केहनी से जो हाथ का अस्तर होगा नीचे की तरफ होगा, जाकि पानी का ढलान जो है वो नीचे आसानी से चले जाए। उसके बाद जब अच्छे से हाथ धो लेंगे तो एक पेपर से क्या करेंगे, नल को बंद कर देंगे। नल को बंद कर देने के बाद हाथ को ऊपर कर लेंगे, हाथ को ऊपर कर लिए। अब कोई टॉवल लेंगे, टॉवल से अच्छे से हाथ को केहनी की तरफ से लाते हुए हाथ की तरफ से अच्छे से साफ़ कर देंगे। उसके बाद जो है हाथ अगर किसी और वस्तु में टच कर जाता है तो संपूर्ण प्रक्रिया जो है फिर से दोहरानी चाहिए। ये प्रोसेस था, देख चुके हैं प्रक्रिया। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देख रहे हैं, शीत बाथ। शीत बाथ होता है क्या है, देखिए शीत बाथ, बाथ से मतलब स्पष्ट है कि स्नान होगा, समझ रहे हैं ना, स्नान। और सीट, सीट मतलब क्या होता है, बैठना, और बात मतलब स्नान, मतलब बैठाकर स्नान किया जाएगा, यही सीट बात होता है। इसके संपूर्ण प्रक्रिया होता है जो कि चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए सीट बात, सीट या बैठक, सीट या बैठक अर्थात बैठी हुई स्थिति में स्नान करना सीट बात या स्नान कहलाता है। मैंने पहले ही बता दिया कि सीट बात मतलब, सीट मतलब बैठक यानी बैठाना, और बात मतलब स्नान, मतलब बैठाकर स्नान कराना या बैठकर जो है बैठी हुई स्थिति में स्नान करना सीट बात जो है कहलाता है। समझ गए। चलिए यह स्नान 15 से 30 मिनट तक किया जाता है। ये जो बैठक स्नान होता है, सीट बाथ जो होता है, ये 15 से 30 मिनट तक जो है किया जाता है। समझ गए। चलिए याद रखिएगा, 5 नंबर में सब क्वेश्चन पूछने के लिए इम्पोर्टेंट है सीट बाथ के बारे में, ठीक है। जिसके लिए मरीज को एक बड़े टब में बिठा देते हैं। अब जो भी ये प्रोसेस होता है इसमें एक मरीज को एक टब लिया जाता है, देखते होइएगा ना, बड़ा बड़ा टब होता है। उस टब में जो है एक मरीज को एक बड़े से टब लेते हैं और उसमें बैठा देते हैं, ठीक है, क्योंकि यह बैठा हुआ स्थान है तो उस टब में बैठा देते हैं। और उस टब में मरीज के जांघों के मध्य भाग में इलियक क्रेस्ट तक पानी भर दिया जाता है। अब जो मरीज होते हैं वो मरीज को टब में बैठा दिया गया, टब लिए, टब में मरीज को बैठा दिए। अब मरीज को बैठा दिए तो मरीज को जो जांघ का जो मध्य भाग है, जहाँ पर इलियक क्रेस्ट मतलब जो हमारा नाभि के नीचे वाला जो भाग है, वहाँ तक क्या किया जाता है, पानी को भर दिया जाता है बैठाकर उसमें, ठीक है। ये चीज़ें हो जाता है। उसके बाद जो है मरीज घोल में इस प्रकार बैठता है कि उसके शरीर का इलियक क्रेस्ट तक का भाग घोल में डूब जाता है। मतलब मरीज उसमें इस प्रकार से बैठता है कि उसका जो इलियक क्रेस्ट वाला भाग हो, मतलब नाभि के जो नीचे वाला भाग हो, वो क्या होता हो कि उसके आराम से वहाँ तक पानी पहुँच जाता हो, यानी वो इलियक क्रेस्ट वाला भाग डूब जाता हो। समझ गए। चलिए घोल का तापक्रम 110 डिग्री से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी इसी को कहा जाए तो टेम्परेचर 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहना चाहिए। मतलब 110 डिग्री सेल्सियस से
110 डिग्री फ़ारेनहाइट से 115 डिग्री फ़ारेनहाइट या इसी को सेल्सियस में कहे तो जो है 45 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान पानी का घोल का रहना चाहिए। अब घोल इसलिए कह रहा है कि अब टब में किसका स्नान किया जाएगा, कोई असमर्थ व्यक्ति होगा उसी को ना टब में स्नान किया जाएगा। तो ये स्नान उसको इसमें टब में बैठा कर कराया जाता है, तो उसमें जो पानी भरा जाता है उसमें घोल रहता है। अब ये घोल जो है हो सकता है दर्द कम करने के लिए उसमें कुछ ऐसे घोल मिलाया जाए, कुछ ऐसे चीज़ें मिलाया जाए जिससे वो घोल बनता हो और ये पानी का जो टेम्परेचर होता हो एक गर्म करके जो है वो डाला जाता हो टब में और स्नान कराया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें समझ गए। ये याद रखिएगा, स्वीट बाथ में ये याद रखिएगा, इलियक क्रेस्ट याद रखिएगा, यहाँ तक जो है पानी को डाला भरा जाता है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, स्पष्ट रूप से देख लीजिए, ये टब है, ये क्या है, टब है। देखिए ये क्या है आपका, ये आपका टब का भाग है। देखिए ये आपका टब है, समझ रहे हैं ना, ये टब है, ये टब है, यहाँ पे देख रहे हैं ना टब है, बुनका बुनका ऐसे ऐसे है ना, ये आपका टब है, देख रहे हैं ये टब है। इस टब में देख रहे हैं व्यक्ति का जो है यहाँ तक ये इसका इलियक क्रेस्ट वाला यही भाग है। अब ये जो है ये पानी के अंदर है, देख रहे हैं ना, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है व्यक्ति का पानी वाला के अंदर भाग बैठा हुआ है। अब इसमें बैठाकर जो है क्या किया जाता है, स्नान कराया जाता है। ठीक है, और जो है इलियक क्रेस्ट वाला भाग कहाँ होता है, यहाँ पे होता है इलियक क्रेस्ट का भाग। तो ये सब पानी के अंदर आ जाता है, ये छोटा बनाया हुआ है, समझ लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार से बैठाकर स्नान कराया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए सीट बाथ का कुछ उद्देश्य है, बैठक स्नान का कुछ उद्देश्य है। जैसे पीड़ाजनक मासिक धर्म के उपचार हेतु, मतलब डिसमेनोरिया होता है जो कि पीड़ाजनक, अगर किसी को मासिक धर्म होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उस अवस्था में ये जो है ये सीट बाथ कराया जाता है। यानी एक घोल तैयार करके उस घोल के थ्रू जो है उसको क्या किया जाता है, स्नान कराया जाता है उस टब में बैठाकर, समझ गए, यानी पीड़ाजनक मासिक धर्म में। नेक्स्ट है बवासीर के उपचार हेतु हेमोरॉइड्स, अगर किसी को बवासीर हुआ हो तो इस घोल में एक गर्म पानी के घोल तैयार करके और टब में बैठाकर स्नान कराया जाता है, तो बवासीर जो है उसका बहुत हद तक ठीक होने लगता है। तीसरा है श्रोणी की पेशियों को आराम दिलाने हेतु, अब जो भी श्रोणी है, जो भी हमारा वैजिनल है, उसके जो भी मसल्स है उसको आराम दिलाने के लिए जो है ये स्नान कराया जाता है। नेक्स्ट है यूरेटाइन क्रैम्प्स में आराम दिलाने हेतु, अगर किसी को जो जहाँ से मूत्र पास किया जाता है उसमें क्रैम्प वगैरह, उसमें दर्द वगैरह होता हो, तो जो है उसको जो है ये स्वीट बाथ जो है स्नान कराया जाता है। अब हम लोग जानते हैं स्वीट बाथ में टेम्परेचर पर स्नान कराया जाता है, गर्म पर हल्का गर्म पानी जो कि 45 से 46 डिग्री सेल्सियस का होता है, 110 से 115 फ़ारेनहाइट होता है, तो उस गर्म पानी में थोड़ा कुछ चीज़ का सोल्यूशन डालकर और उसमें स्नान कराया जाता है। तो वो क्या करता है, चूँकि हम लोग जानते हैं कि गर्म पानी से कोई भी चीज़ का सेकैया वकैया करने पर जो है पीड़ा कमता है, दर्द कमता है, तो इसी प्रकार से ये भी काम करता है। ठीक है, पांचवा है यहाँ पे देखिए कि इपियोटोमी, देखिए इपिसियोटोमी के बाद उपचार है, तो किसी को अगर इपिसिटियोमी हुआ हो तो उसके उपचार के बाद यह स्नान सीट बाथ कराया जाता है, समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट है घाव के मृत त्वचा को हटाने में, अब किसी को घाव हुआ हो और घाव का जो मरा हुआ जो त्वचा है, जो इधर उधर लूज पड़ा हुआ है, उसको हटाने के लिए भी जो है सीट बाथ कराया जाता है। प्रदाह को कम करने हेतु, इन्फ्लामेशन को कम करने हेतु, इन्फ्लामेशन सूजन वगैरह आता है, संक्रमण वगैरह आता है, तो इन सब को जो है कम करने के लिए जो है इस स्वीट बाथ का स्नान कराया जाता है। तो उम्मीद है कि जो है स्वीट बाथ क्या है, स्वीट बाथ का उद्देश्य क्या होता है ये समझ गए होंगे। अब हम लोग चलिए कि स्वीट बाथ जो है, जो घोल तैयार किया जाता है, उस घोल में क्या क्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है कि ये आपको दर्द से भी राहत देता है और साथ में जो है ये आपको संक्रमण को भी, जो जल होता है उसको भी संक्रमित भी करता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है ये 1:5000 के जो है अनुपात में उस जल में मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए परमैंगनेट मतलब 5000 अगर जल का भाग होगा तो एक भाग जो है पोटेशियम परमैंगनेट का होगा, समझ सकते हैं कितना कम पोटेशियम परमैंगनेट उसमें रखा जाएगा। दूसरा है बोरिक एसिड एक पिंट में 1 ड्राम, देखिए बोरिक एसिड रखा जाता है, उस जो घोल होता है ना सीट बाथ में जो जल रहेगा उसमें पोटेशियम परमैंगनेट रखा जाएगा, बोरिक एसिड रखा जाएगा और यूरोसोल का घोल रखा जाता है। ये 3 घोल रख के और जो है घोल के अंदर व्यक्ति को बैठाकर टब के अंदर स्नान कराया जाता है। इलियक क्रेस्ट तक वो घोल, वो द्रव जो है व्यक्ति के भरा होना चाहिए। तो यही जो है घोल तैयार किया जाता है, क्या चीज़ से, पोटेशियम परमैंगनेट से, बोरिक एसिड से और यूरोसोल से, ये तीनों घोल डालकर घोल तैयार किया जाता है। तो ये सीट बाथ उम्मीद है कि समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे चलिए नेक्स्ट में चलते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे क्या है देख लीजिए। नेक्स्ट है इंजेक्शन लगाने में नर्स का क्या उत्तरदायित्व है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए नर्स इन ए गिविंग इंजेक्शन। मतलब गिविंग इंजेक्शन मतलब इंजेक्शन देने में नर्स का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको जो है आज हम लोग को देखना है। मतलब नर्स का क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या उत्तरदायित्व है, इंजेक्शन देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए इसमें हल्का हल्का चेंज क्या कर देगा। यहाँ क्वेश्चन है कि इंजेक्शन लगाने में नर्स का क्या उत्तरदायित्व है, यहीं पर दे देगा इंजेक्शन लगाने में या इंजेक्शन देते समय नर्स को किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। या क्वेश्चन दे देगा कि नर्स को जो है इंजेक्शन लगाते समय क्या क्या चीज़ का देखभाल करनी चाहिए। मतलब इसी क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ देगा, तो आपको घबराना नहीं है, सबका आंसर वही होगा, मतलब सबका वही होता है, ठीक है। तो इंजेक्शन से संबंधित नर्स का मुख्य कर्तव्य निम्नलिखित है। अब जो भी नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा इंजेक्शन देते समय तो जो है या इंजेक्शन से संबंधित तो उसका निम्नलिखित है, जो कि चलिए हम लोग नीचे देखते हैं। देखिए मरीज की उम्र एवं व्याधि निदान मतलब डायग्नोसिस ऑफ डिजीज ज्ञात करें। अब सबसे पहले मरीज जब नर्स इंजेक्शन देने जाएगी तो सबसे पहले ये ध्यान में रखेगी कि मरीज का उम्र क्या है और जो है उसका किस प्रकार के जो है कैसे उसका जो है डायग्नोसिस किया जाएगा, क्या इंजेक्शन नीड है, क्या इंजेक्शन दिया गया है, डॉक्टर के द्वारा लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, मरीज का क्या उम्र है। हो सकता है कभी कभी डॉक्टर जो है मिस्टेक से इंजेक्शन लिख दे बच्चों को भी, तो जो है इसको पहले देख लेंगे क्योंकि अपने तरीक़ा से भी देखना चाहिए, ये चीज़ें हैं। तो मरीज का उम्र और व्याधि निदान के ज्ञात करेंगे। दूसरा है इंजेक्शन देने के उद्देश्य को जांचें। अब इंजेक्शन क्यों दिया जा रहा है इसको हम लोग वहाँ पे देखेंगे कि क्या इंजेक्शन इसमें नीड है, ज़रूरी है, तो उसको हम लोग देखेंगे कि इंजेक्शन देने का क्या उद्देश्य है, क्यों दिया जा रहा है। तीसरा है इंजेक्शन के प्रकार, मात्रा, समय एवं देने के मार्ग को ज्ञात करने के लिए चिकित्सक के आदेश का निरीक्षण करें। अब जो भी डॉक्टर उस पर अपने प्रिस्क्रिप्शन पर लिखे होंगे उसको पहले देखा जाएगा कि जो है इंजेक्शन कितना ml कितना किस समय में कहाँ आईवी से या आईएम से या इंट्रास्पाइनल मतलब कौन से मार्ग से दिया जाएगा, ये देखेंगे, निरीक्षण करेंगे डॉक्टर का, चिकित्सक का आदेश का, ठीक है। चलिए ये हो चुका है। नेक्स्ट है मरीज के नाम, बिस्तर, क्रमांक एवं अन्य पहचान की जांच करें। अब चूंकि होता यह है सभी हॉस्पिटल में कि बहुत सारे मरीज रहते हैं तो पहचान में आते नहीं है, तो उनके पहचान के लिए पहले से जो है कोई फीता वगैरह या कुछ भी जो है मार्केबल चीज़ जो है वो पेशेंट को लगा दिया जाता है जिससे पहचाना जाता है। तो उसी प्रकार से मरीज के नाम, बिस्तर क्रमांक और अन्य पहचान की जांच करना चाहिए कि जो ये चीज़ें हम देने जा रहे हैं ये सही पेशेंट को तो देते रहे हैं, तो इसलिए पहचान, बिस्तर क्रमांक और मरीज का नाम जरूर देखें, ठीक है। पाँचवा है नर्स के रिकॉर्ड में देखकर ज्ञात करें कि पिछली खुराक किस समय दी गई थी। अब नर्स को ये देखना चाहिए कि पिछला खुराक कब दिया गया था, ताकि जो है सही समय का पता चलेगा कि हाँ जो पिछली खुराक दिया गया था उसके बाद अभी जो दे रहे हैं ये सही समय है या नहीं है, इससे पता चलेगा, इसलिए पिछली खुराक को देखना चाहिए, ठीक है। छठा है अधिक मात्रा अथवा तीव्रग्राही एलर्जिक प्रतिक्रियाओं आदि लक्षण हो तो देखें। देखिए अगर इंजेक्शन देते समय कोई भी ओवरडोज का या एलर्जी का, तीव्रग्राही का कोई ऐसे प्रतिक्रिया रिएक्शन देखे, लक्षण दिखे तो तुरंत जो है जो उसको है देखते रहना चाहिए, समझ गए ना। ऐसा नहीं है कि इंजेक्शन दे दे और उस लंग से निकल गए, अब मालूम चले कि पेशेंट को कुछ अलग ओवरडोज का और या कुछ और लक्षण उसमें दिखाई देने लग रहा है, तो ये गलत है, ठीक है। चलिए सातवां है मरीज की मात्रा देने की आवश्यकता है अथवा नहीं यह भी ज्ञात करें। मतलब जो परीक्षण की मात्रा देने की मतलब जो हम दे रहे हैं ये देने की आवश्यकता अब है भी या नहीं है, इसको जरूर ज्ञात करना चाहिए। इन सारे चीज़ों को इंजेक्शन के तरह जो है इंजेक्शन देते में ध्यान रखेंगे। दवा किस रूप में उपलब्ध है एवं देने की सही विधि कौन सी है यह ज्ञात कर लें। अब ऐसा नहीं है कि इंजेक्शन जो है इंजेक्शन के रूप में और भी चीज़ें दवाइयाँ जो एक ही दवाइयाँ जो होता है इंजेक्शन के थ्रू होता है, पिल में भी होता है और जो है पिल्स में भी होता है और सिरप में भी होता है। तो पहले इस चीज़ को देखेंगे कि जो दवा है किस किस रूप में उपलब्ध है और देने का सही विधि कौन सा है यह ज्ञात करें। क्या ये जो मरीज है इसके लिए इंजेक्शन सही है या सिरप सही है या पिल्स सही है, तो देख लेंगे और सही विधि को कौन सी है इसको ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद है 9th में है कि मरीज की चेतना एवं निर्देशों का पालन करने की क्षमता का परीक्षण करें। अब ऐसा नहीं है कि मरीज जो है अनकॉन्शियस है और उसको आप जो है डायरेक्टली इंजेक्शन लगा देंगे, तो ये गलत चीज़ें है। तो इसलिए जो मरीज की जो कॉन्शियस है, जो डायरेक्शन पालन करने का जो कैपेसिटी है उसका निरीक्षण करेंगे। अगर मरीज ये सब चीज़ों का कर पाएगा तो ही इंजेक्शन देने लायक हैं, ठीक है। चलिए 10वां है आपका वह स्थान देखें जहाँ पिछली मात्रा का इंजेक्शन लगाया गया था, जहाँ अब इंजेक्शन लगाया जाना है।
देखिए सबसे पहले चीज़ है वह अब जब इंजेक्शन देने जाएंगे तो वह स्थान देखेंगे जहाँ पे पिछली मात्रा का इंजेक्शन लगाया गया था, ठीक है। जहाँ अब अगला इंजेक्शन लगाया जाना है, मतलब वह स्थान देखेंगे जहाँ पे पिछली जो इंजेक्शन है दिया गया था इसी मात्रा का, और वो अब जो है अगला इंजेक्शन भी यहीं पे लगेगा, समझ रहे हैं ना। चलिए, उस स्थान पर कोई लालापन, खुजली, पीड़ा, त्वचीय करापन, त्वचीय प्रविकार, स्किन लेशंस, मृतोऊतक, सप्रूवन आदि तो नहीं है, इसकी जांच करें। यदि इनमें से कोई भी लक्षण उपस्थित हो तो इसकी सूचना प्रभारी या नर्स चिकित्सक को दे एवं इंजेक्शन लगाने का स्थान बदल दे। देखिए स्पष्ट रूप से कह रहा है कि आप एक नर्स है, पहले से किसी पेशेंट को इंजेक्शन चल रहा है, अब इंजेक्शन दे रहे हैं। हो सकता है आप इंजेक्शन देने गए और जिस जगह पे पहले इंजेक्शन दिया गया था हो सकता है वहाँ पे खुजलाहट होता हो, वहाँ पे लालापन आ गया हो, वहाँ पे कोई भी स्किन से संबंधित बीमारी या घाव के टाइप का बन गया हो, तो जो है उसका सूचना तुरंत जो है डॉक्टर को देंगे और जो भी नर्स प्रभारी होगा उसको देंगे, और जो इंजेक्शन लगाने का स्थान है वहाँ से बदल देंगे। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्योंकि होता है इंजेक्शन देने के बाद जो है किसी किसी में लालापन और किसी किसी में जो है खुजली वगैरह या किसी किसी का त्वचा में कोई इन्फेक्शन जो है हो जाता है, तो इसके लिए जो है वहाँ पे इंजेक्शन ना दे के स्थान बदल देते हैं और इसका सूचना डॉक्टर को देते पहले ज़रूर है, ठीक है। और आखिरी पॉइंट है यहाँ पे कि पहले लगे इंजेक्शन के विषय में मरीज को पूर्वानुभव का परीक्षण करें। अब पहले जो इंजेक्शन लगा है वो कैसे लगा है, कैसे दिया गया है, वो इंजेक्शन से भी पहले का अनुभव ज़रूर परीक्षण करें उसका, और फिर इंजेक्शन लगाए। तो देखिए ये सब जो है ध्यान रखने वाला बातें हैं इंजेक्शन देते समय। आप एक नर्स है समझिए, तो आप कैसे किसी पेशेंट को नर्स देंगे, किसी पेशेंट को इंजेक्शन देंगे, इस चीज़ को जो है आप कौन कौन से सावधानियां, आपके अंदर कौन कौन से जिम्मेदारियां होना चाहिए। इंजेक्शन देते समय घोल से साफ़ करना चाहिए जिस भी स्थान पर इंजेक्शन देना हो, त्वचा को वहाँ पे सॉफ्ट करना चाहिए, अच्छे जगह का चुनाव करना चाहिए। इन सभी चीज़ों का भी जो है आप इसमें जिक्र कर सकते हैं, जो कि नहीं किया गया है, तो आप अपने तरीक़ा से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये था आज का 3 प्रश्न, और तीनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़िए। यहाँ पढ़ चुके हैं तो मैं ये कहूँगा 5 मिनट लगेगा, जाइए RM नर्सिंग पर जाइए। मैं बता देता हूँ rmnursing.blogspot.com, वहाँ जाएंगे, गूगल में सर्च करेंगे, नर्सिंग ज्ञान आएगा, उसको ओपन करेंगे। उसको ओपन करने के बाद जो है आपके सामने रिसेंट पोस्ट में ये सारे पोस्ट खुल जाएगा, या फिर जो है 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे, ऊपर में ब्लैक साइड में एक 3 डॉट होगा, इस 3 डॉट पे जो है आप क्लिक करेंगे। तो 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपके अंदर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर सब आएगा। फर्स्ट ईयर के जो ऐसे तीर वाला होगा इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो है आपके अंदर सभी सब्जेक्ट आ जाएगा। सभी सब्जेक्ट में जैसे FON है तो वहाँ पे आपको FON पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने FON में जितना भी पोस्ट है वो सब खुल जाएगा और आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद, टेक केयर।